हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो यही होगी कि सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। अब आज की डेट में देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने देखिए कई सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं, टोटल 4 चैप्टर हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लें, और जिन्होंने देख रखा है वो उसको एक बार रिकैप कर ले, मतलब फिर से एक बार उसे याद कर लें कि पहले क्या क्या हो चुका है। जैसे पहले चैप्टर में हमने ये पता लगाया था कि आधुनिक मानव जो है, मतलब जो हमारा जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं। साथ ही हमने ये देखा था क्या जान सकते हैं, कैसे पता करते हैं, लोग कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें। साथ ही इसमें हमने कई 2-3 ऐसी चीज़ों के बारे में सीखा था जो हमको हिस्ट्री के बारे में बताती हैं कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या पता चलता है और कैसे कैसे पता चलता है। ये भी देखे थे कि लोग यात्रा क्यों करते थे, पहले के टाइम पे लोग यात्रा क्यों करते थे। भाई ट्रैवलिंग चलती थी तो क्यों ट्रैवलिंग होती थी, हमारा जो नाम पड़ा है कंट्री का वो कैसे पड़ा, उसके साथ में अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। जैसे शिलालेख था, उसमें अभिलेख थे, इसमें अभिलेख के बारे में बताया गया। साथ में आपको पांडुलिपिक ताड़पत्रों के बारे में बताया गया। इन सब चीज़ों से हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरे चैप्टर में, जो कि पहले चैप्टर में हमने ये सीखा था कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या और कैसे जान सकते हैं, दूसरे में ये देखा था कि जो ह्यूमन है वो आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, शिकारी से शिकारी पहले था, फिर खास संग्राहक के रूप में भोजन इकट्ठा करने लगा। वहाँ से उसने भोजन उत्पादन कब और कहाँ पे चालू किया, जिसमें आरंभिक मानव जैसे कि पहले क्यों घूमते हैं, साथ ही उनके बारे में जानकारी जैसे शिलालेख उनसे अभिलेखों से मिलती है, पांडुलिपि से मिलती है, अवशेषों से मिलती है। वो रहने की जगह का निर्धारण कैसे करते थे। भीमबेटका की गुफा, आप लोग को याद होगी कि भीमबेटका की गुफा में जाते थे, वहाँ पर रहते क्यों थे, किस वजह से रहते थे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग याद करते थे, और सॉरी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं वो लोग जो देखते थे जगहों को फिक्स करने के लिए कि ये रहने लायक है, ये रहने लायक है कि ये नहीं है। दूसरी आग की खोज के बारे में, क्या उन्हें थी आग की खोज की जानकारी। साथ ही बदलती जलवायु, जलवायु कब बदली थी। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो आंसर जरूर देंगे कि जलवायु कब बदली थी, कितने साल पहले। हिंट दे रहे हैं इसमें, ये 1,20,000 साल पहले था या 12,000 साल पहले। हमारी जलवायु कब बदली थी, और बदली थी तो किस काल में बदली थी, कौन से काल में बदली थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, किस काल में बदली थी। साथ ही खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई वहाँ पे। साथ में उनकी नवीन जीवन शैली, मतलब जो पहले रहते थे पर जो खेती हुआ, पशुपालन हुआ, उस वजह से उनकी जमीन जो जीवन शैली है कैसी बदली। जानवरों का इस्तेमाल कैसे करते थे। साथ में ही आरंभिक कृषि को और पशुपालकों के बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से रहते थे, और उनका जीवन यापन कैसे कैसे होता था। फिर लोगों ने स्थायी जीवन की शुरुआत की। स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे की, क्योंकि खेती और पशुपालन होने लगा तो वो लोगों ने एक जगह निर्धारण कर लिया फसल का संरक्षण करने के लिए और खेती को बरकरार रखने के लिए, उसी खेती को बार बार यूज़ करने के लिए, और भी कई फैक्टर थे। साथ में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गांव है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों फेमस है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ें और देखें जाके कि मेहरगढ़ जो है एक्चुअल में फेमस क्यों है। फिर तीसरा जो चैप्टर है उसके बारे में, चूँकि हम लोगों ने ये देख लिया कि खेती तक कैसे पहुँचे, खेती तक कैसे पहुँचे, और पशुपालन तक कैसे पहुँचे। पशुपालन के बाद हम लोगों ने नगर कैसे बसाए, नगर कैसे और कब बसाए और कहाँ बसाए, जिसमें हमने हड़प्पा की कहानी के बारे में सुनी। एक फेमस नगर है जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है हड़प्पा। हड़प्पा कार्यकाल कब से कब तक का था। हड़प्पा कार्यकाल 2700 से बीसी से 1800 बीसी के दौरान पे रहा है। साथ में इन नगरों की विशेषताएं कैसी थी, वो आज के नगरों से सिमिलरिटी खाते थे, पर कैसे खाते थे, क्या क्या उनमें सिमिलरिटी थी, भगवान
उनके कैसे थे, नगरीय जीवन उनका कैसा था, लोग शिल्प का इस्तेमाल कैसे करते थे, कच्चे माल वो कहाँ कहाँ से लेके आते थे, कच्चे माल कहाँ से लेके आते थे। इसमें जैसे सोना है, सोना कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आ गया आपका, टिन का इस्तेमाल कहाँ से करते थे, तांबा कहाँ से लेके आते थे, चांदी, सोना चांदी हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ से लेके आते थे, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लेके आते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। और जैसे हमने हड़प्पा के बारे में जैसे हमने पिछले चैप्टर में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हड़प्पा में गुजरात में भी हड़प्पा के समय पे कुछ नगर थे, जो जैसे कि लोथल हो गया आपका, धौलावीरा हो गया, ये दो फेमस सिटीज़ हो जाती हैं जो उस काल में बहुत ज़्यादा फेमस थी। साथ ही सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब के बारे में पिछले चैप्टर में डिस्कस हुआ। चौथा चैप्टर क्या था, चौथा चैप्टर में इन 2 पार्टों पे बेस्ड था। एक आपका था किताबें और दूसरा था कब्र। किताबों में हम लोगों ने वेदों के बारे में बात किया था, कौन सा वेद ज़रूरी था, सबसे पहला वेद कौन सा था, जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हमने सीखी थी इस बारे में। और इसी के साथ में कब्रों के बारे में भी सीखा था कि कब्रों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कितनी जानकारी हमें कब्रों से मिलती है, क्या क्या हम कब्रों से जान सकते थे, वो सारे के सारे बातें पुराने चैप्टर्स में डिस्कस की जा चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लें, अदरवाइज आगे के चैप्टर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होंगी, और अगर पढ़ रखा है तो वेरी गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के राजा और एक प्राचीन राज्य। अभी तक हम लोग नगरों पे ही बेस्ड थे, अभी तक नगर पे ही थे। पहला नगर हमारा हड़प्पा का था, हड़प्पा नगर था। हड़प्पा में भी कई सारे नगर और भी थे, जैसे लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, इस तरीके की सभ्यताएं थी। और हड़प्पा कालीन की जो सबसे बड़ी सिटी है उसका नाम क्या है, वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है जो कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनमें सबसे बड़ा यही था। पहले मोहनजोदाड़ो को माना जाता था, पर अभी जैसे रिसेंट में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं उससे ये पता चलता है कि राखीगढ़ी उस समय की सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में जैसे राज्य हो गए, राजा, राज्य में लोग जो है वो शासक कैसे बने, लोग शासक कैसे बने, जनपद क्या होता है, फिर उसके बाद महाजनपद क्या होता है, कर व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कृषि में परिवर्तन हुए तो क्या परिवर्तन हुए, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे किसके बारे में, मगध और वज्जी के बारे में। अब ये मगध क्या है, वो वज्जी क्या है, हम सब कुछ इसी चैप्टर में जानेंगे। चलिए, तो पहले बारी आती है कि लोक शासक कैसे बनते थे। तो लोक शासक जैसे आज का चुनाव होता था, बिल्कुल उस तरीके का चुनाव उस समय नहीं होता था। मतलब ऋग्वेद के समय पे, ऋग्वेद कालीन में या हड़प्पा कालीन के समय पे लोगों का चुनाव किया जाता था, पर दूसरी विधियों में उसमें सरदार को चुनते थे कि वो बहुत ज़्यादा योद्धा होना चाहिए और बाहुबल उनके पास अच्छा होना चाहिए, बहादुर होने चाहिए। फिर बीच में क्या हुआ, बीच में लोक शासक कैसे बनने लगे। लोक शासक क्या करते थे, पहले जैसे आज चुनाव के जरिए बनते थे, तो पहले लोग करवाते थे बड़े बड़े यज्ञ करवाने पर वो लोग एक घोड़े को क्या करते थे, वो अपने राज्य में खुला छोड़ देते थे। अगर कोई शासक जो कि योग्य है और चुनौती देने वाला है तो उस शासक के घोड़े को वो रोकेगा, अदरवाइज उसको जाने देगा। तो जो उनके घोड़े को जाने देते थे उनको क्या करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा क्या करते थे, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित करते थे, यज्ञ में बुलाते थे। अच्छा, इनका काम क्या रहता था, ये आते थे यज्ञ को संपन्न होते हुए देखते थे। यज्ञ कराने का काम रहता था पुरोहितों का, जैसा आज काम है ब्राह्मण में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पंडित बोलते हैं, तो वो करवाते हैं आज में हिंदू धर्म में यज्ञ कराने का या हवन कराने का या पूजा कराने का काम उन्हीं का होता था। पिछले समय भी यही होता था। पिछले कालीन में जैसे
उस समय जब डेवलपमेंट हो रहा था, राज्य बन रहे थे, उस समय भी यही होता था। ये पुरोहित ही यज्ञ कराते थे, साथ में ही वो उपहार भी उनको दिया जाता था। यज्ञ कराते समय, जैसे यज्ञ के समय पे वो पुरोहित जो है वो पवित्र जल को यज्ञ कराने वाले, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के ऊपर छिड़कते थे। वो जल क्या करते थे, पवित्र जल राजा के ऊपर छिड़कते थे। कौन राजा? जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। और बाकी के राजा क्या करते थे, उनके लिए उपहार लेके आते थे, साथ में ही वो यज्ञ भी देखते थे। और उनकी फैमिली में, जैसे जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो राजा थे, उनकी फैमिली वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें पार्टिसिपेट किए करते थे। छोटे छोटे काम हो गया, ये सब परिवार जन के लोग ही करते थे। और फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, शूद्रों को, जो शूद्र होते थे, उनको यज्ञ की सभा में शामिल नहीं होने दिया जाता था। यज्ञ की सभा में शामिल नहीं होने दिया जाता था, संभवतः किस वजह से? क्योंकि वो हो सकता है कि उनको लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती थी, या कुछ और चीज़ें जिनकी वजह से उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया जाता था यज्ञों में। और यज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे, जो अश्वमेध यज्ञ कराते थे, वो जो राजा होते थे, उन्हें राज सिंहासन पर या तो बाघ की खाल पे बिठाया जाता था। और जो राजा का सारथी है, सारथी जो गाड़ी चलाता है, युद्ध में क्या करता था, उनका साथ देता था, साथ में ही यज्ञ के समय उनका गुणगान भी करता था। मतलब सबके जो कई सारे लोग हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, सहकर्मी जो हो जाते हैं, सहकर्मी नहीं कहेंगे, सेना के जो लोग हो जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में उन यज्ञ में बिजी ही रहते थे। समाज के लोगों का काम देखना था, परिवार के काम, लोगों का काम उसमें साथ देना है। और सहकर्मी जैसे ये सारथी हो गए, तो सारथी का जो मेन काम था उस समय, यज्ञ के समय यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ के समय गुणगान करना है, मतलब राजा के गाने गाना है कि राजा ऐसा है तो राजा वैसा है तो ऐसा है। ठीक उसी दौरान में जब ये प्रथाएं चलने लगी, यज्ञ होने लगे, तो उसी दौरान 4 वर्णों के बारे में भी पता चला। 4 वर्ण, जैसे 4 वर्ण जो हो जाते हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था, वो जो वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ कराते थे, इनको ब्राह्मण कहा गया। मतलब वेदों के अध्ययन करने वाले को, यज्ञ कराने वाले को ब्राह्मण कहते थे। क्षत्रिय का जो मेन काम था वो है युद्ध करना और साथ ही लोगों की रक्षा करना। क्षत्रिय का मेन काम है युद्ध करना और साथ में ही लोगों की रक्षा करना। वैश्य वर्ग जो का काम है खेती करना, पशुपालन और व्यापार। मतलब देखिए, इसमें स्टेज वाइज कर दिया गया है। अगर पूजा पाठ का काम ले लिया जाए, पूजा पाठ का काम, साथ ही अध्ययन का जो काम होता था, ज्ञान अर्जित करने का जो काम है, वो आपका पुरोहितों का या ब्राह्मणों का हो जाता था। युद्ध संबंधी जितने भी काम होते थे वो क्षत्रिय का होता था। और फिर इसके बाद आता था जीवन यापन की चीज़ें, जैसे खेती करना, पशुपालन और व्यापार। ये सब जीवन यापन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। पहली सुरक्षा होती थी, दूसरी आपकी पूजा पाठ हो गई, पहली आपकी पूजा पाठ, दूसरी सुरक्षा, तीसरा जीवन यापन करने की जो चीज़ें हैं वो वैश्य संभालते थे। और शूद्रों का काम क्या था, ये अन्य 3 वर्गों के, ये जो 3 वर्ग हैं, अन्य 3 वर्ग हैं, उनकी सेवा करना ही शूद्र का काम। उनकी सेवा करना ही शूद्र का काम। मतलब उनके जो घरेलू काम हो गए, छोटे मोटे काम हो गए, और खेतों के जो काम होते हैं वो प्रॉपर शूद्र करते थे। हाँ, देखिए, जब लोग महायज्ञ कराने लगे, जैसे महायज्ञ कराते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे, तो लोग अपने घोड़े को छोड़ देते थे। भाई गया वो दूर दूर तक चला जाता था। ऐसे में जो राजा उन्हें नहीं रोकता था वो भी किसी न किसी रूप में उन्हीं के अधीन हो गया, क्योंकि वो राजा जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है वो बाकी के किंगडम्स के राजाओं से ताकतवर होता था। तो ले दे के वो सब एक ही जगह काम करते थे। और फिर जो महायज्ञ कराते थे, जनपद के लोग, मतलब आसपास के लोग उन्हें राजा मानना चालू करते थे। ऐसे ऐसे
धीरे धीरे छोटे एरिया से बड़े एरिया बनने लगे। बड़े में थोड़ा सा मॉडरेशन में एरिया आ गए, तो जिनको बाद में जनपद कहा जाने लगा। जनपद का अर्थ ही होता है जन के बसने की जगह। जहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें जनपद कहते हैं। और साथ में जैसे ऐसे कुछ जनपद और भी मिले हैं, जैसे दिल्ली में क्या है, एक पुराना किला मिला है। मेरठ का जो हस्तिनापुर है और एटा के पास अंतरजी खेड़ा है। वहाँ खुदाई में प्राप्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि वो किसी न किसी जनपद के ही अवशेष रहे हैं। लोग उन जनपदों में रहते कैसे थे? देखिए, पहले के समय, हड़प्पा काल के समय, लोग रह रहे हैं ईंटों के घर बना के रह रहे हैं। पर जब बात आती है जनपदों की, तो जनपद की शुरुआत हड़प्पा काल के भी कई साल बाद हुई थी। उस समय बाद लोग इस जीवन शैली से निकल के, ईंट और पक्के मकानों से निकल के फिर से लोग झोपड़ियों में रहना चालू कर दिए। लोग जानवर पालना, लोगों का काम यही रहता था वहाँ पे, जैसे जानवर पालना हो गया। साथ में ही क्या करते थे, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। मतलब ये फसलें उगाना उनका मेन काम होता था। उसी के साथ वो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी में कई सारे चित्र बना देते थे, उसमें लाल रंग, काले रंग, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उसमें से लाल रंग वाले काफ़ी फेमस थे, और लाल रंग के बर्तन भी जब जनपदों का निर्माण हो रहा था तो उस समय ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब जनपद के बाद बारी आती है महाजनपद की। तो जो छोटे छोटे जनपद पहले बन रहे थे, लोग अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, इस तरीके से जनपदों की जो तादाद है उसमें से कई जनपद ऐसे रहे हैं जो बाद में महाजनपद कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? महाजनपद क्यों कहलाते थे? देखिए, एक बहुत बड़ा, चूँकि कुछ राज्य, जैसे कोई राज्य इतना बड़ा है तो कोई राज्य इतना बड़ा है, तो कोई राज्य इतना बड़ा है, तो कोई जनपद धीरे धीरे, मतलब वही के जनपद इतना बड़ा है। पर एक जनपद जो इतना बड़ा है और बाद में वो अपने एरिया को काफ़ी बढ़ाता है, तो वो हो जाता है आपका महाजनपद हो गया। महाजनपद, इनके जो शासक होते थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। उनके शासक ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। और इन जनपदों की जो राजधानियाँ थी, उनके चारों ओर लकड़ी की, ईंटे की, पत्थर से क्या कर दिया जाता था, राजधानियों के चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थरों से किलाबंदी कर दी गई। ऐसा वो करवाते इसलिए थे कि जो बाहर के जो आक्रमण हैं उनसे बचा जा सके, पहली चीज़। साथ ही अपने शौर्य का प्रदर्शन करते थे, दूसरे राज्यों को शौर्य का प्रदर्शन, कि देखो भाई हम इतने बड़े हैं, या ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक, ऐसा देखो, ऐसा करने से इनके बेनिफिट क्या थे? वो उस एरिया पे नियंत्रण बहुत अच्छा कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि मान लीजिए कि एक ज़मीन पड़ी है खाली, उसे लेने के लिए 10 लोग आए हैं, ठीक है, पर एक पर्सन आता है और उसमें 4 दीवारी बना लेता है, तो वो अब 10 लोगों से ऐसे रक्षा करने की अपेक्षा अब रक्षा करना उसका, दीवार बनाने के बाद रक्षा करना उसका आसान हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग इसीलिए क्या करते थे, किलाबंदी करवाते थे अपने वो अपनी राजधानी के चारों ओर। साथ ही उस एरिया के लोगों पर नियंत्रण करना। शौर्य प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण कारण है, जैसा कि पहले बताया गया। शौर्य प्रदर्शन में राजा अपनी ताकत को जाहिर करता था जनता पर नियंत्रण पाने के लिए, कि कोई बगावत ना हो, इस तरीके की चीज़ें रही होंगी। ठीक है, इतने बड़े कार्य में देखो, अब इतने बड़े कार्यों में क्या है, ईंट, पत्थर, मजदूर सबकी ज़रूरत पड़ने लगी। क्योंकि जब बड़े स्तर पे काम हो रहा है तो मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ईंटें पत्थर की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हर तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही उस समय के लोग क्या करने लगे, महाजनपद काल के लोग सेना भी रखने लगे। उनको वेतन भी देते थे, सेना भी रखते थे, वेतन भी देते थे। ये सारे काम स्टार्ट हो गए महाजनपद काल के दौरान पे। महाजनपद काल के दौरान पे ऐसा होता था। पर आपको बता दें कि अभी चूंकि आप पीछे पड़ चुके हैं, ऋग्वेद में वर्णित जो राजा हैं
उनके पास ना तो सेना थी और ना ही कोई राजमहल था, ना ही कोई राजधानियाँ थी। ना सेना, ना राजमहल, ना राजधानी। पर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग ऋग्वेद मतलब वैदिक काल से निकल के जनपद में आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सेनाएं भी आ गई, महल भी आ गए, राजधानियाँ भी आ गई, हर वो चीज़ डेवलप होने लगी। राजधानी जैसे यूपी की राजधानी है लखनऊ और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। राजा क्या कर रहा है, सेना रख रहा है। राजा सेना भी रख रहा है, राजा किलाबंदी करवाने के लिए पैसा भी खर्च कर रहा है और राजा इसे के साथ में कई सारी चीज़ें लागू कर रहा है, कई सारे नियंत्रण कर रहा है। तो अब यहीं से स्टार्ट हो गई कर लेने की। तो लोग जो राजा होते थे वो कर लेते थे। कर किस तरीके से लेते थे, क्योंकि बड़ी सेना, प्रचुर संसाधन और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए उनको कर लेना ही था। तो वो लोग क्या करने लगे, बाकी लोगों से कर लेना स्टार्ट कर दिए। कर किससे लेते थे, कर जैसे किसानों से ले लिए फसलों के रूप में, कारीगरों से ले लिए, पशुपालकों से भी ले लेते थे, दूध डेयरी उत्पादों के रूप में, जानवर या उत्पादों के रूप में, इन वर्गों से कर स्टार्ट करना चालू किया। अब साथ में आखेटक और संग्राहक हो गए। आखेटक जो शिकारी होते थे और संग्राहक होते थे, उन पे भी कर लगाया जाता था। अब वो लोग क्या करते थे, वो जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं थी उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देते थे और कुछ हिस्सा अपने साथ रखते थे। अब इसी समय पे क्या हुआ, कृषि में बहुत सारा परिवर्तन आया। कृषि में बहुत सारा क्या, अभी बेसिकली दो परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा काल के दौरान मेहरगढ़ में जौ की खेती के बारे में पढ़ा था। साथ ही हड़प्पा के समय पे देखा था कि हड़प्पा के समय पे कैसे लोग क्या क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे। और कृषि की शुरुआत के बारे में, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, धान की जो फसल है वो कहाँ मिली थी, क्योंकि धान की फसल हम लोगों को मिली थी विंध्य पहाड़ी जो है यूपी का, उसके उत्तर में हमें धान फसलें मिली थी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 8,000 साल पहले की बात है। 8,000 साल पहले की बात है। फिर इस समय जो कि उत्तर वैदिक काल में अप्रॉक्सीमेट जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब जनपद का निर्माण होने लगा, उस समय लोग कृषि में दो परिवर्तन जो आए थे। पहला क्या करने लगे, पहला वो हल का जो फाल होता था, हल का जो निचला हिस्सा था, उसमें लोहे की बनी चीज़ें बनाने लगे, यूज़ करने लगे। कौन सा, लोहे की चीज़ें यूज़ कर रहे थे। साथ ही धान उगाने के लिए पौधों का इस्तेमाल करने लगे। पौधों का डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, ये नहीं कि धान जो आपका चावल आ गया और वही जाके उसमें डायरेक्ट बीजारोपण कर दे रहे, जैसे गेहूँ बोया जाता है वैसे नहीं। ये बिल्कुल अलग तरीके से पहले धानों को एक जगह पे काफ़ी घनी मात्रा में इनको उगाया जाता है। फिर यही पौधे उखाड़ के एक पानी से भरे खेत में क्या कर दिया जाता है, इसमें वृक्षों को इस तरीके से लगा देते हैं, साइड बाय साइड लगा देते हैं, जिससे एक अच्छी फसल तैयार हो जाती है। तो दो बड़े परिवर्तन कौन था, एक लोहे का प्रयोग, दूसरा बीज जो है वो छिड़कने की बजाय क्या करते थे, पौधे का रोपण करने लगे, पौधे को ही डायरेक्ट उसमें लगाने लगे थे। अब बारी आती है सूक्ष्म निरीक्षण की, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लोग शासक कैसे बनते हैं, लोगों ने जनपद का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जनपद का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, साथ में महाजनपद किस तरीके से बन रहे हैं। महाजनपद में लोग सेना रख रहे हैं तो उन पे कर भी लग रहा है। वो खेती करने वाले से कर लेते हैं, जंगल जाने वाले से कर लेते हैं, पशुपालकों पे लेते हैं, हर तरीके से अब कर वसूलने लगे। फिर धीरे धीरे बात है, चूँकि हमने बताया कि ऐसे कई सारे जनपद थे, उनमें से कुछ जनपद बहुत बड़े हो गए। टोटल ऐसे 16 जनपद रहे हैं
जिसमें से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जनपद है वो है मगध का, वो है हमारा मगध का जनपद। मगध हमारा ये उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के पास एरिया में पूरी तरीके से बसा हुआ था। जब जनपद काल की शुरुआत हुई थी तो उसके 200 साल बाद, लगभग 200 साल के बाद में राज्य जो बना, मगध जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया। इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया, इम्पॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी बन गया क्योंकि वहाँ पे देखिए गंगा और सोन नदी थी, वो इसी राज्य से होके गुजरती थी, जो कि नदी का क्षेत्र है और वहाँ पे उपजाऊपन बहुत ज़्यादा है। अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो खेती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, उनकी नदियों की वजह से, नदियों की वजह से, सिंचाई की वजह से और जल स्तर की वजह से। साथ ही यातायात, जल वितरण और उपजाऊ क्षेत्रों के लिए भी मगध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। एक हिस्सा, जो कि मगध जो था उसका एक हिस्सा जंगल से भरा है। अब जंगल से वो क्या करते थे, हाथियों को प्रशिक्षण देते थे और उनको भी सेना में भर्ती करने लगे। अब किसी भी सेना में हाथी को प्रशिक्षण कर दे के सेना में भर्ती करना उनकी सेना को काफ़ी विशाल बना देता है, जिसकी वजह से ये और शक्तिशाली हुए। लोग क्या करते थे, घर, गाड़ी, रथ के लिए लकड़ी भी जंगल से लेके आते थे, घरों में लगाने के लिए लकड़ी, गाड़ियों में बनाने के लिए लकड़ी, जैसे रथ हो गए, बैलगाड़ी थे, इस तरीके की चीज़ें, वो सब जंगल से उनको लकड़ियाँ मिलती थी। इसमें दो इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं, कौन सा, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। बिंबिसार अजातशत्रु एक बहुत शक्तिशाली राजा रहे हैं। और महापद्म नंदन, महापद्म नंदन ऐसे राजा हैं जिन्होंने क्या किया, राज्य को, अपने राज्य को उत्तर से लेके उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र तक बढ़ाया था। इन्होंने उत्तर से लेके उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्रों तक बढ़ाया था। देखिए उत्तर पश्चिमी का मतलब है, जैसे ये हमारा क्या है, मान लीजिए अभी रफली है, और ये हमारा यहाँ, जैसे ये आपका इधर ये नेपाल हो जाता है, यहाँ पे आपका यूपी हो गया, ये बिहार हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो जाता है फिर साथ में। तो जो मगध है वो लगभग लगभग इन एरियाओं में पड़ती थी, मगध इधर पड़ता था। और इन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य को, जो महापद्म नंदन ने थे, इन्होंने अपने राज्य को काफ़ी ज़्यादा स्तर तक बढ़ाया था। इसके अलावा भी और भी कई शासक थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में या काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपनी विजय को प्राप्त किया था, पर ये शुरुआती दौर की बात है। पहले क्या था, जो मगध की राजधानी थी बिहार के राजगृह में थी। बिहार के राजगृह मतलब आधुनिक राजगीर, बिहार के राजगृह बिहार क्षेत्र में था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो पटना में, पटना में बना लिया। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने राजगृह बिहार के राजगृह में किया था, बाद में उन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको पटना में बनाया था, पटना में बनाया था। और इसी काल के दौरान पे सिकंदर ने पहली बार यहाँ पे कूच करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय भी पैरेलल टाइमलाइन में, उसी टाइमलाइन में जैसे अलग जगहों पे, सिकंदर भी मगध के समय पे ही आया था कूच करने के लिए भारत पे। पर वो व्यास नदी के बाद, हाँ, व्यास नदी के आसपास आने के बाद उसकी जो सेनाएं थी उन्होंने आगे बढ़ने से पूरी तरीके से मना कर दिया और मगध पर सिकंदर आक्रमण नहीं कर पाया। इसके अलावा भी एक और राज्य था, जो कौन सा था, आपका वज्जीराज। वज्जीराज भी उसी के पास में ही है। आपका वज्जीराज भी मगध के पास में ही है, वज्जीराज मगध के पास में है। तो यहाँ पे जो शासन है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे जो शासन है वो डिफरेंट तरीके से होता था। शासन कह लीजिए कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, ये दो गांव, ये आपका मगध है,
यहाँ पे एक शासक है जो इस एरिया पे पूरी तरीके से भाग लिया है। ये समझ लीजिए इस एरिया पे पूरी तरीके से उनका राज चलता है। पर वज्जी के साथ में उल्टा था। वज्जी के साथ में ये जो राज्य थे ये छोटे छोटे स्तर पे बटे हुए थे। यहाँ पे कई सारे राजा थे। अब ये राजा आपस में संधि करके, आपस में मेल जोल करके जैसे बातचीत करते थे, जैसे बात करते थे, वाद विवाद करते थे, सभाएं बैठाते थे, वाद विवाद करते थे, आक्रमण से कैसे बचा जाए इस पे बात करते थे और हर तरीके की चीज़ें डिस्कस करते थे कि क्या करें कि जिससे बाहरी लोग इस पर आक्रमण ना कर पाए, और इससे मिलजुल के शासन करते थे। इसलिए इनकी जो शासन व्यवस्था थी इसको गढ़ या संघ कहने लगे, इसको गढ़ या संघ कहा जाने लगा। और इनके जो कई राजा थे वो क्या करते थे, एक साथ अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, बैठक करते थे, बैठक बुलाए और ये सारे राजा आके आपस में वाद विवाद किए। जैसे G20 इस समय चलता है, G20 चल रहा है, उसमें कई सारे देश के लोग आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीज़ों पे। सेम वैसे ही चल रहा था उस समय वज्जी जो महाजनपद है उस समय चल रहा था। और इसमें इन सभाओं में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। स्त्रियां दास और कमकर भाग नहीं लेते थे। कमकर हो गए, स्त्रियां हो गए दास, ये लोग भाग नहीं लेते थे। ये इसके बाद में क्या हुआ था, देखिए कई वर्षों तक राज्य करने के बाद, कई वर्षों तक जब वज्जी ने अपना राज्य कायम रखा और फिर उसके कई वर्षों के बाद में गुप्ता शासक ने इसे जीत के अपने राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? गुप्ता शासक ने अपने राज्य में इसको मिला लिया। उस समकालीन के जो राजा थे अजातशत्रु, वो वज्जी पे आक्रमण करना चाहते थे, पर वो किसी भी रूप में उसको जीत नहीं पाते थे। एक बार क्या किया कि उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु जो थे उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था और बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वो सभाएं अभी भी चल रही हैं, और अगर वो सभाएं चल रही हैं तो वज्जी राज्य तब तक उन्नत करता रहेगा, मतलब जब तक वो बने रहेंगे, तब जब तक ये कुछ विशेष काम करेंगे। जैसे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं कर रहे हैं, जैसा कि बताया जाता है कि वो नियमित रूप से सभाएं करते रहे हैं, आपस में मिलजुल के रहें, पारंपरिक नियमों का पालन करें, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पे ध्यान दें। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। गाँवों में चैत्यों को राख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे। अलग अलग जो धार्मिक मठ होते हैं उनके संतों का सम्मान करना और उन पर रोक टोक नहीं लगाना, आने जाने से रोक नहीं लगाना। तब तक ये राज्य जो है ये पूरी तरीके से फलता फूलता रहेगा। मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हम लोग को नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता था, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो वो लोग करते थे और साथ में ही राज्य को लंबे समय तक अपने बरकरार रखा उन्होंने। बाद में जैसा कि बताया कि जो गुप्त वंश के शासक हैं उन्होंने आके इस पर आक्रमण कर लिया, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा बदल गई होंगी। यही देखिए, यही मेन कारण है। जो जैसे कि कोई एक रीति रिवाज चल रहा होता है और वो लंबे समय तक चलने के बाद में कुछ ऐसे अपवादिक तत्व उसमें आ जाते हैं जिससे जो लीक है उससे लोग भटकते हैं और नई चीज़ों का निर्माण होता है। उससे कुछ हानि और कुछ लाभ, दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे किस पे, मगध पे। देखिए मैप में भी एक बार जरा समझ लेते हैं। मगध हमारा, ये मगध राज्य है, ये कौशाम्बी है, ये आपका राजगृह है। पहली राजधानी मगध की कहाँ थी? आपकी पहले राजधानी हो गई थी इनकी राजगृह में थी। बाद में इन्होंने क्या कर लिया था, पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी कर ली। पाटलिपुत्र कहाँ है? आधुनिक पटना के आसपास है, पटना के आसपास में है। और उसी के समय और भी कई सारे राज्य थे, जैसे अवंती है, उज्जैन अवंती, और हस्तिनापुर, तक्षशिला,
के पास में कुछ राज्य थे, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे राज्य उस समय रहा करते थे। और वज्जी हमारा कहाँ पे स्थित था? ये वज्जी हमारा आधुनिक पश्चिम बंगाल के आसपास कहीं उपस्थित था। अच्छा, जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो एक बार ज़रा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बुक है उसको सॉल्व करके देखिए कि क्या उनका जो मैक्सिमम आंसर है ये इससे सॉल्व हो जा रहा है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट पे एक बार ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।